ठीक है। नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज आपको हल कराई जा रही है और उसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है, आप सभी देख सकते हो बोर्ड पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट 3 की जीएस के दोनों वीडियो आपको मिल चुके हैं। अभी प्रैक्टिस सेट तीसरे के हिंदी के 32 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं और आप भी बिना समय गंवाए सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर लाइक जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाइएगा, सभी ग्रुप्स में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी को वीडियो को पहुंचाइए, भेजिए और सब्सक्राइब करवाइएगा। अपने घर के सभी फोन से, अपने दोस्तों के फोन से, अपने पड़ोसियों के फोन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग या फिर 8 वर्ग? तो बच्चों इसका आंसर सही है 5 वर्ग। अब देखिएगा कैसे। हिंदी की जो है 18 बोलियां, हिंदी की जो 18 बोलियां हैं वो कैसे विकसित हुई अगर बात की जाए तो हिंदी में देखो अपभ्रंश होते हैं 7, 7 में से 4 अपभ्रंश, 7 में से 4 अपभ्रंश जो हैं उनसे हिंदी की 5 उपभाषाएं बनी। 4 अपभ्रंश कौन कौन से तो देख लेते हैं। एक कौन सा? सौरसेनी, ठीक है। और एक अपभ्रंश बच्चों जो है यहाँ पर देखते हैं कौन सा? मागधी, ठीक है। और एक अपभ्रंश बच्चों यहाँ पर देखेंगे अर्ध मागधी, और एक अपभ्रंश बच्चों यहाँ पर देखेंगे खस या फिर जिसे खरोष्ठी भी कहा जाता है। अब देखिएगा होते तो अपभ्रंश टोटल 7 है लेकिन हमने यहाँ पर केवल 4 लिखे क्योंकि 4 अपभ्रंश से ही क्या हिंदी की 18 बोलियां बनी। सौरसेनी से 2 उपभाषाएं बनी है, पश्चिमी हिंदी और बच्चों कौन सी? राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और कौन सी? तो बच्चों राजस्थानी हिंदी। मागधी से अगर बात करेंगे, अगर बच्चों मागधी की बात की जाएगी तो मागधी से बनी है बिहारी हिंदी। और अगर बच्चों अर्धमागधी की बात की जाएगी तो अर्धमागधी से बनी है बच्चों पूर्वी हिंदी। और बच्चों अगर खस अपभ्रंश की बात की जाए तो उससे बनी है बच्चों पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब देखिएगा यही 5 वर्ग हैं जो हमने बात करी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। यही हिंदी की 5 उपभाषाएं, 5 वर्ग कहलाते हैं। सभी जानते हैं पश्चिमी हिंदी से ब्रज, पश्चिमी हिंदी से बुंदेली, पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा, कौन सी बोली? कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी, ठीक है, कौन सी? हरियाणवी। और राजस्थानी हिंदी में 5 है, मेवाती, हाड़ौती, ठीक, ये सारी भाषाएं। बिहारी हिंदी से आप जानते हैं भोजपुरी, मैथिली और कौन सी? मगही। पूर्वी हिंदी से बात करें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, 5 ये उपभाषाएं हैं। इन्हीं को 5 वर्ग कहते हैं जो कि 4 अपभ्रंश से बनी है। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और खस या खरोष्ठी से पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। राजस्थानी हिंदी में भी 5 बोलियां हैं जिनको यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिहारी हिंदी से 3 बोलियां बनी है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी से भी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कौन सी? कुमाऊनी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चों 2, जो कि लिखा है प्रदेश की कौन सी बोली संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित की गई है? अवधी, ब्रज या भोजपुरी, बुंदेली। संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 23वीं भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए भोजपुरी के लिए प्रस्ताव रखा जा चुका है, ठीक है। भोजपुरी भाषी लोग ये मांग लंबे समय से कर रहे हैं। कौन सा अंतः व्यंजन है? अंतः व्यंजन बच्चों 4 होते हैं, य, र, ला और वा। तो इस हिसाब से आपका आंसर सही है या को बच्चों अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर हिंदी में 2 होते हैं, या और वा। रा को बच्चों क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित किसको कहते हैं? रा को कहते हैं। ला को क्या कहते हैं बच्चों? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो वर्णमाला ये सारे अक्षर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बच्चों आगे लेते हैं। कौन सा वर्ग टा वर्ग का नहीं है? यानी कौन सा अक्षर टा वाली लाइन में नहीं आता है? तो ठ, ड, ढ यानी घा अगर देखोगे,
घा किसका है? का वर्ग का अक्षर है। घा किसका है? का वर्ग का है। ठीक है, का खा गा घा अंगा इसमें आता है। बाकी आप देखो ट ठ ड ढ अड़ा ये तीनों ही टा वाली लाइन में ही रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 लेते हैं और ये सभी को पता होना चाहिए। हमने बता रखा है कि जो है बताया है आपको हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, ठीक है, वर्णमाला में। और कौन सा होता है? चा वर्ग होता है। और कौन सा? टा वर्ग है। ठीक है, और कौन सा? ता वर्ग है। फिर एक लास्ट क्या होता है? पा वर्ग। 5 लाइनें जो होती है उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या फिर निशा। तो निशीथ मतलब रात्रि है, यानी यहाँ पर तम की बात करें, तम यहाँ पर अंधकार को कहते हैं। तम किसका है? अंधकार। तो अगर तम को छोड़ दें तो रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ सब एक ही बातें हैं। ठीक है, तम का मतलब क्या? अंधकार है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 ले लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन है? भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। यहां पर सूर्य का पर्यायवाची शब्द मार्तंड है। सूर्य के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। सूर्य के पर जैसे कि क्या है? मार्तंड तो लिखा ही है, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है, अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमान, भानु, भास्कर, ठीक है, आदित्य। देखते जाइएगा, कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, आदित्य। और कौन सा? और भी बता सकते हो आप। एक कौन सा है? एक होता है पतंग, ठीक है, पतंग। और एक क्या है? एक और होता है, कौन सा होता है? पतंग के अलावा क्या लिखेंगे? क्या लिखा? मरीची। मरीची नहीं, क्या ले? मरीची। मरीची के अलावा एक और सूर्य का पर्यायवाची है, क्या है? लिखा तरणि। तो इतने सारे पर्यायवाची हैं। एक और लिख सकते हो, सविता। यानी कि सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अब आप देखिएगा कितने सारे आपको नए यहाँ पर मिले हैं। सविता, दिनेश भी है। अच्छा, दिनेश भी देखो याद आ गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दिनेश, सविता, तरणि, मरीचि, पतंग, आदित्य, अंशुमान, भानु, भास्कर, प्रभाकर, अंशुमाली, रवि, दिनकर, दिवाकर सब सूर्य के ही। मार्तंड एक उधर लिखा है, सब सूर्य के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर जो 7 लेते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। अनुपम का मतलब अद्वितीय, मतलब अनोखा। अद्वितीय मतलब क्या? अनोखा, अनुपमेय, जिसकी उपमा न की जा सकती हो। अनोखा, अनुपमीय, अनुपमेय, अद्वितीय, ठीक है, अप्रतिम, अनूठा। ये सब किसके? अनुपम के ही पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। यहां पर आंसर क्या है? अद्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 ले लेते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी चुननी है। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्न, यहाँ पर सही आंसर है डी, प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न कैसे लिखा है? प्रतिधन उत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। यहाँ पर अगर बच्चों संधि पूछी जाएगी तो यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि ई और उ का मेल हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न। प्रतिधन उत्पन्न का मतलब क्या है? प्रतिधन उत्पन्न का मतलब यहाँ पर है जो जो यानी तत्काल उत्पन्न, तुरंत उत्पन्न है, उसको प्रत्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो यहाँ पर 9 लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी चुनिए। एकाग्र, एकाग्र, एकाग्र या फिर ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एकाग्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। ये हैश लिख गया है, केवल है लिखा है। प्रत्यक्ष शब्द का क्या बताना है आपको? विलोम बताना है। अगर बताइएगा तो देखते हैं विलोम क्या होगा प्रत्यक्ष का। विलोम प्रत्यक्ष का क्या? परोक्ष। वैसे तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, या हम क्या कह सकते हैं? परोक्ष को ही अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, परोक्ष अपरोक्ष होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पर क्या है? अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होते हैं? जब माथे पर तिलक करते हैं, टीका करते हैं, तो कौन सा अन्न लगाते हैं? चावल, अक्षत जिसको कहा जाता है। तो अक्षत यानी कि यहाँ पर चावल के जो दाने होते हैं वो ही क्या कहे जाते हैं? अक्षत के रूप में प्रयोग होते हैं तिलक लगाने में, टीका लगाने में। फिर लिखा है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है?
ये यहाँ पर शब्द बताना है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराएं, वो ही क्या कहलाती है बच्चों? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे। एक होती है सामान्य क्रिया, ठीक है, जैसे लिखा होता है कि वह आया, क्या लिखा है? वह आया। ये सामान्य क्रिया कही जाएगी, क्योंकि जब किसी क्रिया को दिखाने के लिए केवल एक धातु का प्रयोग किया जाए, जब किसी क्रिया को दिखाने के लिए एक धातु का प्रयोग करें तो वो सामान्य क्रिया होती है। और धातु क्या होता है? क्रिया का ही सामान्य रूप, क्रिया का ही मूल रूप धातु कहलाता है। एक शब्द का प्रयोग हो तो ये देखिए केवल यानी केवल क्रिया के रूप में एक शब्द का प्रयोग है, इसको सामान्य क्रिया कहते हैं। और जब क्रिया को दिखाने के लिए दो धातुएं, दो शब्द प्रयोग हो जाएं, उसको बच्चों क्या कह देते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जाए कि वह आया है, क्या कह दिया? वह आया है। अब देखिएगा, एक धातु आया, दूसरी धातु है, तो किसी क्रिया को दिखाने के लिए जब दो धातुएं, दो से अधिक क्रियाएं मिलकर, यह सामान्य क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया है। सामान्य क्रिया सहायक क्रिया मिल गई, बन गई संयुक्त क्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहां पर आ जाता है 13। लिखा है अरे जरा इधर तो आ, कौन सा अव्यय है? अरे में यहां पर जो है विस्मयादि बोधक, अरे, अहो, अजी, ये सब क्या होते हैं? विस्मय बोधक शब्द यहां पर कहे जाते हैं। इस चीज का यहां पर बच्चों ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द यहाँ पर क्या स्त्रीलिंग है? सूचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी मित्र, उपहार और अध्याय ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखा है अंगीठी शब्द का तत्सम। अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी शब्द का तत्सम अग्निष्ठिका होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर नहीं दिख रहा है, देखो हम इसको और जूम कर देते हैं। अंगीठी शब्द का तत्सम अब आपको दिख रहा होगा, अग्निष्ठिका होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका। इसके बाद क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं 16। कौन सा लिखा है? कौन सा शब्द तद्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, सब सही है। आपका तद्भव शब्द क्या है? सूरज, क्योंकि सूरज नहीं, इसका तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। और सूर्य को ही क्या है? गलत तरीके से सूरज बोला और लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर हिंदी में 17 नंबर आता है। जिसके जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी आंसर मतलब क्या? निर्मम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 पहुंचते हैं। अनेक युगों से चले आ रहे, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए जो अनेक युगों से चला आ रहा है, उसके लिए बच्चों प्रयोग करते हैं किसका? सनातन शब्द वाक्यांश प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहां पर 18 लेते हैं। यहाँ 19 अच्छा आ गया है। कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिएगा, प्रत्यय और उपसर्ग वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं वो आपको बताएंगे, तब ये चीज समझ में आएगी। अभी के लिए आप केवल आंसर देख लेंगे। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय इसको कहते हैं। तद्धित प्रत्यय होता है कृत्य प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ये सारी बातें क्या है वो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, को ताला खुलवाया। ऑप्शन ए यहां पर सही है, दुकानदार ने ताला खोला, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों यहां पर 21 अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, गलत है, पास आने को कहा। ठीक है, उसने मेरे पास, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। 21 में भी आंसर आपका ए यहां पर शुद्ध वाक्य रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, आपने हमें महान कर दिया, यह वाक्य कैसा है? आपने हमें महान कर दिया, यह वाक्य कैसा? आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, निषेधार्थक या फिर इच्छा बोधक? यहाँ पर कोई आज्ञा नहीं है, यहाँ पर कोई आज्ञा नहीं है। विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा? विस्मयादि बोधक रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर लिखा है, बात करेंगे लिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण, ये विश्लेषण नहीं विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा। देखो, विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए, तो यहां पर देखो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कहां पर प्रयोग अच्छा का हो रहा है? तुमने अच्छा किया, ये नहीं है, यह स्थान बहुत अच्छा है।
स्थान के बारे में कहा गया कि अच्छा है, स्थान एक संज्ञा है और संज्ञा के बारे में कह रहा है कि अच्छा स्थान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। फिर बात लिखी है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कह रहा है कि चारपाई शब्द किस कारक में है, चारपाई पर, ठीक है, किसी क्रिया का आधार बताया जाए, पर जो है वो अधिकरण होता है। में और पर, में और पर कहाँ होते हैं, अधिकरण कारक में होते हैं। में और पर कहाँ पर होते हैं, तो अधिकरण कारक में होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं 25। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। कहते हैं ना कि तुम तो एकदम चांदी काट रहे हो, यानी कि अधिक लाभ कमाना, ठीक है। अधिक लाभ कमाना मतलब क्या है, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद लिखा अकेला चना, देखिएगा यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये मुहावरा होता है। गलत यहाँ पर दो शब्द नहीं लिखे, तो एक तना किसी काम का नहीं, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति यहाँ पर क्या है, शक्तिशाली नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखते हैं, अपनी बात सुना लो। इसके बाद देखते हैं कि विस्मय स्थायी भाव, विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है, ठीक है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, हास्य, शांत या अद्भुत या फिर विभत्स। तो विस्मय रस किस में होता है, अद्भुत, ठीक है। देखिएगा अद्भुत रस, ठीक है, क्या लिखोगे, अद्भुत रस, ठीक है। है अद्भुत रस में, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, क्या होता है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यानी कि जो है श्री राम जी की जो माँ है कौशल्या जी, उनको क्या होता है, बचपन में राम की बात कही जा रही है कि उनको दो दो राम, तीन तीन राम दिखाई पड़ते हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तो कौशल्या जी सोचती कि मेरा मति का भ्रम है क्योंकि विशेष आन पड़ी है। फिर देख राम जननी अकुलानी, राम अपनी माता को देखकर जो है अकुला, जो है माता जी राम को देख अकुला जाती हैं, और प्रभु हसीन मधुर मुस्कानी, यानी कि कौशल्या को यहाँ पर क्या होता है, आश्चर्य होता है कि हर जगह राम को जब देखती हैं वो, तो यहाँ पर क्या है, अद्भुत रस है, विस्मय रस है, ठीक है, विस्मय स्थायी भाव है। आगे बात कर देते हैं, संदेशन मधुवन कूप भरे, क्या लिखा है, संदेशन मधुवन कूप भरे। इसमें जो है अलंकार आपको बताना है कौन सा है, रूपक है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है या फिर अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो अलंकार है, जो एक रचना है संदेशन मधुवन कूप भरे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भ्रमर गीत का एक है, कि जो है कहती हैं कि इतने सारे संदेश भेजे गए हैं कि जो है मधुबन के सारे कुएं भी संदेशों से, उन चिट्ठियों से भर गए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी चिट्ठियां लिख दिया जाए कि सारे उससे वो भर जाए, कुएं भर जाए, नहीं, एक अतिशयोक्ति है। तो अलंकार यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बड़ी ही अच्छी लाइनें हैं, इनको हम आपको बाद में सुनाएंगे, संदेशन मधुबन कूप भरे करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, उपरोक्त उदाहरण किस अलंकार का है। तो बच्चों ये यमक अलंकार का उदाहरण है। दो बार मंदर शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है, ठीक है। कौन सा शब्द, मंदर, मंदर शब्द का प्रयोग यहां पर दो बार हुआ है। एक मंदर शब्द का मतलब यहां पर क्या है, ऊंचे ऊंचे महल, और एक बार मंदर शब्द का अर्थ यहां पर क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वहां पर। तो बात ये उस समय का, ये कवि भूषण, महाकवि भूषण के द्वारा ये कविता लिखी गई है, और 6 लाइनों की इस कविता में, 6 लाइनों में यमक अलंकार आपको मिल जाएगा, ठीक है। भूषण कवि लिखते हैं कि जो है छत्रपति शिवाजी के डर से मुगलों की जो स्त्रियां हैं वो पहले महलों में रहती थी, अब पहाड़ियों में जाकर रहने को मजबूर हैं। यहीं पर आता है कि वे 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, एक अद्भुत एक रचना है यमक अलंकार की। इसको भी कभी समय मिलेगा आपको हम लिखवाएंगे, बताएंगे। बात यहां पर आ जाती है, ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख शारिका, बढ़ावे कोक करकानी, केशव सब निवाही। तो यहाँ पर छंद है रूप घनाक्षरी। छंद कौन सा है, रूप घनाक्षरी। छंद में 32 वर्ण होते हैं,
और रूप घनाक्षरी एक वाणिक छंद होता है जहां पर वर्णों की गिनती की जाती है। ब्रज की कुमारिका वे लीने शुक सारिका वे, ठीक है, ये सारी कविताएं हैं। देखिएगा इसमें गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर लाइन में 8 8 चौको 32 वर्ण यहाँ पर रूप घनाक्षरी में होते हैं। इसी का एक भाग होता है देव घनाक्षरी जिसमें 33 से 34 अक्षर या वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी में रसों की कुल संख्या, सभी जानते हैं रसों कुल संख्या कितनी है, 9 है, और कोई संख्या नहीं 11 ऑप्शन मिलता है। टोटल पढ़े 11 जाते हैं लेकिन कभी भी आंसर 11 सही नहीं होगा, आंसर हमेशा आपका 9 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन आखिरी है 32, बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है। बैताल पचीसी लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभा दास या फिर सूरती मिश्र। तो इसके रचनाकार है लल्लू लाल। बैताल पचीसी रचनाकार कौन है, लल्लू लाल है। और लल्लू लाल की और रचना कौन सी है, सिंहासन बत्तीसी भी एक इनकी बहुत ही फेमस रचना है जिस पर कहानी भी, जिस पर नाटक भी बनते हैं। सिंहासन बत्तीसी और कौन सा, बैताल पचीसी। और इनकी जो सदल मिश्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, वो किसकी है, इन्हीं की है। और नाभादास की एक सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है, कौन सी रचना है, भक्तमाल। भक्तमाल क्या है, भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। लगभग 200 भक्तों की जीवनी है जो हरि के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो ये भक्तमाल रचना लगभग 200 जो है भक्तों की जीवनी चित्रण है जिसको नाभादास ने लिखा है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।